हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि 2023 में आपके ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुए थे, उन्हीं सब के ये क्वेश्चन हैं। तो आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला सेशन रहेगा। तो इसीलिए क्लास को सभी लोग एंड तक देखना, कोई लोग क्लास को स्किप करके मत देखना। और इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपके लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मस्ट रहने वाली है आज की क्लास में। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हों उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो चलिए फ़िलहाल देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। इससे पहले कि क्लास में हम शुरू करें, तो कल का जो हमने क्वेश्चन दिया था उसके लिए बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। तो आप लोग ऐसे ही आंसर किया करिए। अगर कोई आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर ज़रूर किया करिए। और मोस्टली लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये मत करिएगा कि एक बार मैंने समझा और उसको दिमाग से बाहर कर दिया। इसी तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। भूमिगत जल होगा, जलभर होगा, दुस्थित जल होगा या फिर आपका गुप्त जल होगा। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे देन आंसर करेंगे। और एक बार जो है क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। ये काम तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्लास को शेयर करना। आते ही क्लास को शेयर कर दिया करिए, ताकि और लोग जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बात किसकी हो रही थी। भौम जल स्तर। भौम जल स्तर का मतलब क्या होता है? जो भूमि के नीचे का जल स्तर होता है, उसके नीचे जो कठोर चट्टानों की परतें हैं, उनके बीच में जो आपका स्टोर जल होता है, उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग दो विकल्प में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। भूमिगत जल होगा या फिर आपका जलभर होगा। बाकी तो ये दो ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं, कट चुके हैं, यानी कि ये दो होंगे नहीं। बचा हमारा पहला और दूसरा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी भूमिगत जल दिया है उन लोगों का आंसर गलत होगा, और जिन लोगों ने भी जल भर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका CBSE ने जल भर माना है आंसर, ना कि भूमिगत जल। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भूमिगत जल को प्रेफरेंस दिया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है, जिन्होंने दूसरा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछे जाते हैं EVS के अंदर। आप बताइए, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आप लोग सीटेट के पेपर में 28 से 29 नंबर का स्कोर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं तो सीटेट के अंदर आपका EVS सब्जेक्ट के अंदर 28 से 29 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए। थ्योरी पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो फिलहाल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? वेल है, मेढक है, कबूतर है या फिर आपकी छिपकली है? बता दीजिए। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आंसर नहीं करेगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, यानी कि व्हेल जो है यह आपका पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह का प्रश्न जो है लगभग 2 बार पूछा गया है। किस तरह से पूछा गया अब हम आपको ये भी बता देते हैं। एक बार तो आपका इस तरह से पूछा गया था शिकार बढ़ने के लिए, एक बार वनों के ऊपर पूछा गया था कि। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ घास, हिरण और बाघ, यानी कि कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह है आपकी खाद्य श्रृंखला। नीचे आता है आपका जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं वो सभी, उसके ऊपर आते हैं आपके शाकाहारी, शाकाहारी के बाद आते हैं मांसाहारी, मांसाहारी के बाद आते हैं आपके कंपोजर होते हैं, ये सभी आते हैं टॉप लेवल पे। तो इनकी जो प्रोसेस चलती है, ये अनाधिकृत अगर शिकार होने लगेगा इन लोगों का, तो फिर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस खाद्य श्रृंखला पे। विकल्प में कहा गया कि घास कम होना शुरू हो जाएगी, बाघों की संख्या घट जाएगी, या फिर बाघों की संख्या बढ़ जाएगी,
बाघ अपनी खाने की आदतों को बदलेंगे। अब बता दीजिए, इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करके बताएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और सेशन को भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार के बढ़ने, मतलब हिरणों का अनाधिकृत शिकार हो रहा है बिना वजह। तो बाघ किसका शिकार करता है? हिरणों का करता है। तो हिरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो जब इनका अनाधिकृत शिकार होगा तब उसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाघों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा ना, शायद आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि 3 वाला है तो इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। फिलहाल तो इसका आंसर जो है सेकेंड वाला ही ऑप्शन होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके सीटेट के पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है कि मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद को देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मनाने के लिए? यानी कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसको जो है मीना दौड़ करके छत के ऊपर जो है चांद देखने के लिए जाती है? तो सिंपल से कहने का मतलब यही है कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो कि चांद देख करके मनाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है। नुआखाई होगा, पोंगल होगा, करवा चौथ होगा, या फिर आपकी बसंत पंचमी होगी। बता दीजिए जल्दी से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को पता होगा, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों लोगों को। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला ऑप्शन, यानी कि करवा चौथ जो है यही तो चांद को देख करके मनाया जाता है ना। आप सभी लोगों को पता होगा, बखूबी आप लोग परिचित होंगे इससे। अगर पूछता है आपसे नुआखाई के बारे में, तो नुआखाई कहाँ का है? तो उड़ीसा का नुआखाई है। और पोंगल पूछता है तो कहाँ का है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा ज़रा कि पोंगल जो है कहाँ का है। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, पोंगल लगभग 3 बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। और बसंत पंचमी तो आप सभी को पता है फरवरी मंथ में मनाई जाती है, जिसमें जो है सरस्वती जी की पूजा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन देख लीजिए कितना इजी है, और ये पहेलियों का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग पहेलियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहेलियों से भी अब प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब पूछा जाने लगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी फॉलो होती है तो ज़्यादातर जो है सब कुछ से उसमें पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती, इसका हल है। विकल्प में दिया है मैना है, तोता है, फाख्ता है, या फिर आपका कोयल है। आप सभी को पता होगा, सुबह सुबह उठ के आप लोग सुनते भी होंगे इनकी आवाज़ें। तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, 4th वाला विकल्प। कौन सा? 4th वाला विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं ना, बाकी मैना हो गया, तोता से तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं खैर पूछे गए हैं अभी तक, और बाकी फाख्ता, इन दोनों से भी आपके प्रश्न बने हैं। क्या प्रश्न बनते हैं ये भी देख लीजिए। मैना से आपसे क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपने झटके से गर्दन को आगे पीछे करता है। क्या करता है? झटके से अपनी गर्दन को जो है आगे पीछे करता है। तो वो पक्षी कौन है? ये है आपकी मैना। अगर फाख्ता के बारे में पूछेगा तो फाख्ता पक्षी क्या करता है? ये करता है जितने भी आपके कैक्टस के पौधे होते हैं। कौन से पौधे? कैक्टस के पौधे आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो कटीले पौधे होते हैं, नागफनी की तरह होते हैं, उनमें कांटे निकले होते हैं। तो उसी के बीच में अपना घोंसला बना करके ये वहाँ पे अंडों को देती है। जो इसकी मादा फाख्ता होगी वो अंडों को देगी। बहुत लोग आप लोग मजाक उड़ा देते हैं, क्या फाख्ता भी अंडे देता है? तो फाख्ता अंडे नहीं देता है, जो उसकी मादा फाख्ता होती है वो अंडे देती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे उर्वरकों से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मतलब कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो आपके गांव एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे लोग, तो उन लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो है लोग गांव में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आपके तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन उनका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचता है। तो उसकी अपेक्षा खादों की सलाह दी जाती है। खाद यानी कि जैसे कि आपकी गोबर की खाद होगी, काफ़ी लंबे समय तक गोबर डाला जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको, जब वो पूरी तरह से सड़ और गल जाता है तब वहाँ पे आपकी खाद तैयार होती है। तो उस खाद को उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है,
विकल्प में दिया खाद्य जैव निम्नीकरण नहीं है, खाद्य से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, खाद्य से मृदा से सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, खाद्य की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। आप सभी लोगों को बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए खाद्य जैव निम्नीकरणीय है, ये बात भी सही है। खाद्य से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और सी कह रहा है खाद्य से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, ये भी सही है। खाद्य की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ए, बी और सी जो देख रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CBSE। CBSE ने आपका यही आंसर दिया था। बाकी अगर हम लोग अपनी तरह से देखें तो देखा जाए कि खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई खेतों में देखिए जितने भी अगर आप लोग ये रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो वो सभी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती है अगर हम कोई चीज़ खाते हैं। बाकी जो आपकी जो गोबर से बनाई जाती है वो कभी भी खाद नुकसान नहीं करती है, आपने ये जो फसल होती है उनके लिए कभी नुकसान नहीं देती हैं वो। चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया, ये सभी एक शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बता दीजिए सभी लोग। 22 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा 22 मार्च। मैंने आपको बोला था कि जितने भी आपके दिवस हैं उन सभी दिवस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं आपके। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और इस बार आप लोग क्या करिएगा, ये जितने भी दिवस होते हैं इनकी जो थीम होती है उनकी थीम को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थीम पढ़ना भी ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया तब आप लोग क्या करेंगे, तब तो आपका गलत हो जाएगा। तो अब जो आपका CBSE है ये अच्छा खासा पेपर बनाने लगा है, तो इसके लिए हमें चारों तरफ से अपनी पढ़ाई करनी होगी कि आपका कहीं से भी पूछे तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 5 जून का मैंने आपको बताया था कि 5 जून का भी पूछता है तो 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि। क्या होता है पक्षी अपना सिर हिलाते हैं तो गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, यह एक अनैच्छिक क्रिया है, साथी को आकर्षित करने के लिए। बताएंगे सभी लोग कि पक्षी जो होते हैं ये अपना सिर क्यों हिलाते हैं सबसे ज़्यादा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और लोगों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग अभी भी नहीं आए हैं तो उनको बुला लीजिए कि अभी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं तो चलिए क्लास में। तो यहाँ पे बात आती है पक्षी अपना कई बार सर हिलाते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आंखें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, यानी कि एक ही जगह पे होती हैं और वो हिल नहीं सकती हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को ही रोटेट करके चीज़ों को देखते हैं। बाकी अगर हम लोग उल्लू की बात करते हैं तो उल्लू की आंखें एकदम सामने की तरफ होती हैं, तो वो जैसे हम लोग देखते हैं वैसे वो भी देखता है। तो उल्लू से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो ये जो आप लोग दूसरा वाला विकल्प देख रहे हैं वो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों से भी आपके प्रश्न बनते हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो पक्षियों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बार आपसे पक्षियों के बारे में उसके जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट का मतलब अगर हम लोग बोले तो जैसे कि मान लीजिए ये किसी पक्षी का पंख है और इसी पंख के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक पतली सी संरचना होती है जिसके आसपास ऐसे 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 करके पंख बने होते हैं ना, ये लाइनें बनी होती हैं, माफ़ कीजिएगा। तो उसकी ये जो पतली सी संरचना आप लोग देख रहे हैं अंदर वाली, इसी को शाफ्ट बोलते हैं। और इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ पूछा गया था, हो सकता है आपको किसी क्लास में दिख जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे, याद रखिएगा। तो पक्षियों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे। लिखा है वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, मैंने बोला भी था आपको, एग्जाम्पल देके बताया था कि किस किस तरह से प्रश्न बनेंगे। देख लीजिए आज की क्लास में आ भी गया। क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं, कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, जो आपका वीनस फ्लाई ट्रैप है या पिचर प्लांट है, जिसे गटपर्णी पौधा कहते हैं या जिसे नेपेंथीज कहते हैं, इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है और इसमें कुछ इस तरह से पत्तियां बनी होती हैं। तो ये जो आपकी पत्तियां होती हैं, इनको खोलने, जब ये लोग इसको खोलते हैं तो उसमें कीटों को फंसा करके खाते हैं।
तो इसके अंदर से एक मनमोहक खुशबू निकलती है, जिसके अंदर जो आपके जितने भी कीट होते हैं, छोटे जीव जंतु होते हैं, ये सभी धोखे से आके इसमें फंस जाते हैं, तो ये उन्हें खा लेता है। तो ये उन्हें खाता क्यों है? क्योंकि इससे जो है उसके पोषक तत्व उसे मिलते हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, उसमें आपसे नाम पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेपेंथीज से, हर शिफ्ट में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस पौधे के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इससे होता क्या है, इसके जो नाइट्रोजन की आपूर्ति है वो पूरी होती है, उसी से इसको पोषक तत्व मिलते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। आंसर नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या कह रहा है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि आप दुकान से गेहूँ लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियाँ बनाती हैं। गेहूँ से रोटी बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव कीजिए। विकल्प में दिया है, एक पात्र में आटा ले, आटा गूँथे, रोटी सेके, या फिर गेहूँ का आटा बनाए। दूसरा वाला कह रहा है गेहूँ का आटा बनाए, एक पात्र में आटा ले, आटा गूँथे, गूँथे हुए आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेकें। आटा गूँथे, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें और रोटियां सेकें। या फिर फोर्थ वाला कह रहा है गेहूं से आटा पीसें, गूँथे आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियां बेलें। अब सभी लोग बता दीजिए, इतना इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग ये काम डेली करते होंगे, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गेहूं को धुलते हैं या फिर उसे सुखाते हैं, फिर उसके बाद में आटा पिसवाते हैं। तो देख लीजिए पहले आटा पीसना कहाँ पे होगा, आटा गूँथने को कह रहा है, तीसरा वाला विकल्प नहीं होगा। गेहूं से आटा पीसे, ये तो सही है बिल्कुल। और दूसरा वाला भी देख लीजिए, लिखा गेहूं का आटा बनाए, एक पात्र में आटा ले, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, एक बर्तन में फिर आटा लिया जाएगा, जब आटा पीस के आ जाएगा फिर एक बर्तन में आटा लेंगे। तो एक बर्तन में आटा देखिए कहाँ पे लिखा है, पहला वाला तो गलत ही हो गया, दूसरा ये बचा था और चौथा बचा था। तो एक पात्र में आटा ले, यानी कि दूसरा वाला विकल्प हमें करेक्ट दिख रहा है, चौथा वाला भी कट गया। उसके बाद क्या होगा, आटा गूँथेंगे, गूँथे हुए आटे के पेड़े बनाएंगे, फिर उसकी रोटियां सेकेंगे और फिर पेट के अंदर कर लेंगे। तो ये प्रोसेस चलती है ना, आटे को सुखाने, गेहूँ को सुखाने से लेकर के पेट के अंदर जाने तक की प्रोसेस ये वाली रहती है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। ये जब पूछा गया था क्वेश्चन तो लोग सोच रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, कैसे क्वेश्चन बना दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। विकल्प में दिया गया है, इडली, चटनी, चावल, सांभर, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी, या फिर फिश करी, मछली करी और टैपियोका और चावल। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका माना गया था इडली, चटनी, चावल और सांभर, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है मछली करी, मछली करी का मतलब क्या है, आपसे नारियल में पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आपसे नारियल में पूछा, तो नारियल में के जो नारियल का तेल होता है उसमें तली हुई फ्राई फिश कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, तो ये पसंद करते हैं गोवा के लोग। वहीं पे अगर आपसे ये पूछता है कि मस्टर्ड ऑयल में कहाँ पे पसंद करते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल में आपके जितने भी कश्मीर के लोग होते हैं वहाँ के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। तो इन दो क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। टैपियोका की बात करता है, तो टैपियोका कहाँ खाया जाता है, तो ये खाया जाता है आपका केरल राज्य के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हर शिफ्ट में। तो जब इस तरह के क्वेश्चन अगर बार बार रिपीट होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, हम क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं और हमें ज़रूरी भी नहीं होता कि हम सारे विकल्प ही पढ़ें, कभी कभी हमें एक ही विकल्प पढ़ने से आंसर भी मिल जाता है। तो ये थे आज के आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मैंने आपको कराया है, लगभग 3 क्लास हो चुकी हैं, अभी 2 से 3 क्लास और चलेंगे। आपके सारे PYQ जितने भी होंगे आपके, हम सब कवर करा देंगे। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन कवर कराएंगे, लेकिन जो आपके पेडागॉजी के प्रश्न होते हैं उनको भी हम एक एक करके बीच में जो है कराते हुए चलेंगे। तो ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी।
अगर समझ में आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता लगना चाहिए कि हमारे सीटेट के पेपर में किस किस तरह से प्रश्न बनते हैं ऑनलाइन मोड वाले, तो उन लोगों की भी तैयारी जो है अच्छी तरीके से हो सके। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।